Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Zafan Khan and I am your course instructor for industrial marketing. स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल मार्केट्स में कैसे इनोवेशन की जाती है और नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे की जाती है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो ये जो इनोवेशन है या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये एक अहम पार्ट है मार्केटिंग का, लेकिन आज हम उसे पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल मार्केट्स के लिहाज से देखेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट डेवलप की जाती है तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है। कंपनी स्ट्रेटजी बनाती है कि उन्होंने नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है और उसे आगे लेकर चलना है। अब उसमें स्ट्रेटेजिक बिहेवियर के दो पैटर्न्स हो सकते हैं। एक पैटर्न है जिसको एफर्ट करके शुरू कराया जाए, और दूसरा पैटर्न ऐसा है जिसको एफर्ट करके शुरू ना कराया जाए बल्कि एक सिस्टम डेवलप कर दिया जाए, उस सिस्टम के अंदर खुद से ही चीज़ें इनोवेट करती रहें। अब जिसको एफर्ट करके कराया जाएगा उसे हम इंड्यूस्ड कहेंगे, और इंड्यूस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर कहेंगे। कंपनी जो बिहेवियर रखे हुए स्ट्रेटेजिक वो इंड्यूस्ड किया जा रहा है, और दूसरे को हम ऑटोनोमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर कहेंगे। अच्छा, अब इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। ओके, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एक प्लान्ड प्रोसेस है या डेलिब्रेट प्रोसेस है जो कि नई प्रोडक्ट के लिए कोशिश करता है ताकि वो आए, या फिर दूसरी तरफ है एक ओपन प्रोसेस है और जिसमें चीज़ें खुद से सामने आती हैं, यानी प्लानिंग उसमें ऐसा उस तरह से नहीं की जाती। तो जो इंड्यूस प्रोसेस है उसमें हम स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। उसमें एक इंडिविजुअल मैनेजर डिफाइन करता है कि मार्केट क्या है, मार्केट नीड्स क्या हैं, और फिर उसके बाद वो उस बहस को लेकर आता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है उसके साथ वो कैसे मार्केट नीड्स मैच करती हैं, और इस तरह से वो एक नई प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लेता है। जबकि जो ऑटोनोमस सिस्टम है उसमें वो जब इंडिविजुअल मैनेजर बताता है कि मार्केट नीड्स क्या हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्सेप्ट से डाइवर्ज करती हैं, यानी उस पर कन्वर्ज नहीं करती। यानी कि देखने के दो अलग अलग अंदाज हैं। एक अंदाज ये है कि मार्केट नीड है और मार्केट नीड की वजह से उसको हम इकट्ठा करते करते ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी पर ले जाएं, और दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी है उससे हम मार्केट नीड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। यानी एक में मार्केट नीड से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी की तरफ आना है और दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी से मार्केट नीड की तरफ आना है। फिर हम देखते हैं कि उसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। चलें, हम नई प्रोडक्ट बनाने का फैसला तो कर चुके हैं, क्या उसको बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, अच्छी है, बुरी है, मार्केट नीड्स को पूरा कर रही है, नहीं कर रही। तो उसके लिए जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसकी नेचर क्या है। जो इंड्यूस्ड है उसमें फॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑटोनोमस में इनफॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। यानी हमने देखना है कि क्या टेक्निकली वो प्रोडक्ट बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, मार्केट के मेरिट पर पूरा उतरती है, नहीं उतरती। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है वो दोनों में फ़र्क है, एक में फॉर्मल है और दूसरे में इनफॉर्मल है। जो इनोवेशन है कि नई चीज़ बनाई जाए तो कैसे बनाई जाए, वो किस तरह की इनोवेशन होती है। जो इंड्यूस्ड है उसमें इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल का मतलब है कि कोई जो चीज़ हमने बना ली उससे थोड़ा सा बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, फिर बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, फिर बेहतरी की तरफ, यानी कि एकदम से हम जंप नहीं करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। जबकि जो ऑटोनोमस है उसमें मेजर है, यानी बड़ी बड़ी चेंजेस लाई जाएंगी, बिल्कुल नई प्रोडक्ट बना दी जाएगी जो न्यू मार्केट के लिए होगी। तो ये एक इनोवेशन में की जो टाइप है उसमें फ़र्क है। ओके, अब जो कम्युनिकेशन है वो कैसे की जाएगी, इसमें भी फ़र्क है। जो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इंड्यूस्ड में है वो ऑर्गेनाइजेशनल के वर्क फ्लो के साथ कंसिस्टेंट रहेगी, लेकिन जो ऑटोनोमस है वो उससे बिल्कुल भी अलग हो सकती है, टोटली अलग हो सकती है। तो ये इसमें एक डिफरेंस है। ओके, अब हम देखते हैं कि मेजर एक्टर्स कौन से हैं, यानी कौन से लोग इसमें रोल परफॉर्म कर रहे होंगे। जो इंड्यूस्ड है उसमें रेगुलर चैनल जो है हायरार्की का उस में से वो निकल रहे होंगे, जबकि ऑटोनोमस जो है इसमें इनफॉर्मल नेटवर्क निकल आएगा।
और उसमें प्रोडक्ट चैंपियन बनेंगे। कुछ लोगों को प्रोडक्ट चैंपियन बना दिया जाएगा कि चलें जी, आपने ये मशवरा दिया है तो आप इसकी जिम्मेदारी लें, आप इसको कैसे आगे लेकर चलेंगे। तो उसमें एक ये फ़र्क होता है। डिसीजन कौन करता है इंड्यूस्ड इनोवेशन टाइप में? इंड्यूस में डिसीजन करता है कि जो कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने वाले हैं वो बहुत वेल डिफाइंड होंगे, जबकि ऑटोनमस में जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे और ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड नहीं होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट होती है दोनों बिहेवियर्स में। एक में यह है कि स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स कंसिडर किए जाएंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि हम किस में से किस अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे और किस तरह से इसे आगे लेकर मूव करेंगे। जबकि ऑटोनमस में जो है वो शुरू में स्ट्रैटेजिक कोर्स की कमिटमेंट बढ़ जाती है अर्ली फेजेस में, स्पॉन्सर किया जाता है प्रोडक्ट चैंपियन को, प्रोडक्ट चैंपियन का साथ दिया जाता है, ऐसे करते शाबाश आपने ही इसको लेकर चलना है, आपने इस प्रोडक्ट को बनाना है, क्या बना इस प्रोडक्ट का, तो उसको ही थोड़ी सी प्रमोशन दी जाती है, उसको स्पॉन्सर किया जाता है, इंकरेज किया जाता है ताकि वो उस पूरे प्रोसेस को लुक आफ्टर करे और साथ लेकर चले। ओके, अच्छा, अब ये एक कंपनी है जो कि दुनिया में इनोवेट करती है। अब वो किस तरह से इनोवेट करती है? जैसे मैंने पिछले पेज पर आपको बताया कि इंड्यूस्ड तरीके से नहीं बल्कि ऑटोनमस तरीके से वो इनोवेट करती है। उसमें प्रोडक्ट चैंपियन बनाए जाते हैं और प्रोडक्ट चैंपियन को कहा जाता है कि आप उस वक्त तक काम करते रहोगे जब तक आप थक नहीं जाओगे, आपकी हिम्मत जवाब नहीं दे रहेगी, आपने काम करते रहना है। ओके, अब हम देखते हैं कि जी जो टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो किसी भी कंपनी का है उसको एक्सप्लोर कैसे किया जाता है। एक तो हम देखते हैं कि कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, जो काम चल रहा है इसको इम्प्रूव कर दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, तो शायद इनोवेशन की तरफ हम चले जाएं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर दिया जाए, प्रोसेस वैसे ही रहें लेकिन प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे जो हैं पोर्टफोलियोज होते हैं जिसमें दोनों पर फोकस किया जाता है कि प्रोसेस को भी इम्प्रूव कर दिया, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट भी की जाए, यानी जिस तरीके से प्रोसेस बन रहा है उसको बेहतर कर दिया जाए और प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट भी की जाए। ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। ओके, अब हम देखते हैं जी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की चार टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक जो है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, वो इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट एनहेंसमेंट की तरफ फोकस करते हैं, यानी कि आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करते जाना है। दूसरे में है प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स, जिसमें डिज़ाइन और कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत सी प्रोडक्ट्स शेयर करती हैं, इसको हम प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स कहेंगे। तीसरे में ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल नई प्रोडक्ट बनाई जाएंगी और नए प्रोसेस निकाले जाएंगे जो पिछले वालों से बिल्कुल अलग होंगे, टोटली अलग होंगे। और फिर एक होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक मेथड होगा जिसमें आप नॉलेज क्रिएट किया जाएगा नए मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो कि कमर्शियल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट फैमिली किस तरह से लेकर चलती है। अब देखें, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं या एक फैमिली से ताल्लुक़ रखती होती हैं, लेकिन वो सब सेल हो रही होती हैं। आप अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें, हम मॉर्टीन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब मॉर्टीन जो है वो इट स्टार्टेड फ्रॉम द मॉस्किटो किलर, लेकिन अब वो मॉर्टीन की रेंज बढ़ती जा रही है, मॉस्किटो किलर से इंसेक्ट किलर, इंसेक्ट किलर से लिजर्ड किलर, कॉकरोच किलर, उसके बाद मॉर्टीन के लिक्विड्स हैं, मॉर्टीन के कॉइल्स हैं, तो डिफरेंट उसकी एक रेंज बन गई, तो उसको एक प्रोडक्ट फैमिली कहेंगे। तो वो प्रोडक्ट्स जो कि सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं लेकिन डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं उनके, जो कि डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर्स को चाहिए, उन्हें हम प्रोडक्ट फैमिली कहेंगे। और इसमें स्ट्रेटजिस्ट ये कहते हैं कि एक फर्म को एक सिंगल प्रोडक्ट पर फोकस करने से हटकर फैमिलीज बनानी चाहिए, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट पर फोकस होगा तो कंपनी उस तरह प्रॉफिटेबल शायद नहीं रहेगी, क्योंकि उस एक प्रोडक्ट को नुकसान हुआ तो कंपनी को ओवरऑल नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कंपनीज फैमिलीज बनाने की तरफ कंपनीज को जाना चाहिए, प्रोडक्ट फैमिलीज बनाएं ताकि एक प्रोडक्ट को नुकसान हो दूसरी प्रोडक्ट उसकी कंपनसेशन कर सके। और प्रोडक्ट फैमिली, अब कैसे एक कंपनी है जो सिंगल प्रोडक्ट को फोकस करती है वो कैसे फैमिली की तरफ मूव करें, इसके लिए ज़रूरी है कि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका आपस में एक
अच्छा ताल्लुक हो, एक अच्छा तालमेल हो, और उन सबका एक कॉमन व्यू होना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आगे, कैसे हम आगे चलेंगे, और इस पर काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इनोवेशन विनर्स हैं वो हाई टेक्नोलॉजी करेक्टरिस्टिक्स में कैसे कौन इनोवेशन विनर्स होते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेड स्ट्रक्चर, यानी कि हमने सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स बना दी कस्टमर की नीड्स को मीट करने के लिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी को रिक्वायर करती हैं, लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी को नए रूल्स के साथ जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, जिनको नहीं तोड़ा जाता। फिर हम देखते हैं कि जी रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, कि आप जैसे चीज़ बना रहे हो उसके साथ साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे इसको हम लेकर जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। और फाइनली हम टाइम के साथ साथ चलते हैं, वक्त के साथ साथ हम पीछे नहीं हटते बल्कि साथ साथ मूव करते रहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जो नई प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कैसे उसकी परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते हैं कि वो नई प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या नहीं अच्छी जा रही। तो बहुत से ड्राइवर्स हैं नई फर्म्स के परफॉर्मेंस के, जो कि रिजल्ट करते हैं आउटकम्स में कि उनसे क्या निकलता है। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट प्रोसेस कितना अच्छा था, प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी हमने कितनी अच्छी बनाई थी नई प्रोडक्ट की, कितने हमने रिसोर्सेज लगाए, पैसा लगाया, कितने पैसा झोंका उसमें, और उससे जो है वो कितना आउटकम निकला, सक्सेस रेट नया नई प्रोडक्ट्स का क्या आया, या नई प्रोडक्ट का कंपनी के प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आया, या कंपटीशन कितना प्रॉफिट कमा रहा था और उसके मुकाबले में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही। तो ये सारी चीज़ें आउटकम में आएंगी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी भी प्रोडक्ट के नई प्रोडक्ट के आउटकम को मेजर कर सकते हैं कि क्या उसका आउटकम आ रहा है। अब हम देखते हैं कि नई प्रोडक्ट का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं स्टूडेंट्स, वो एक अच्छा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस बनाती हैं, जिसमें बहुत तवज्जो दी जाती है कि कैसे एक्टिविटीज़ की जाएंगी, कैसे डिसीजंस किए जाएंगे, और करेक्टरिस्टिक्स को बेंचमार्क किया जाता है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ये बेंचमार्क्स हैं, हमने इनसे नीचे नहीं उतरना बल्कि हमने इनको अचीव करना है। और उसके बाद मार्केट और टेक्निकल असेसमेंट्स की जाती हैं कि मार्केट क्या रिक्वायर कर रही है, हमारी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, हम कैसे मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। और उसमें प्रोडक्ट्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की जाती है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बेनिफिट ये प्रोडक्ट देगी, इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, टारगेट मार्केट्स क्या होंगी, ये सब चीज़ों के बारे में फोकस किया जाता है। और जो टफ प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं कि जाके छा जाओ मार्केट में और सेल्स बहुत ज़्यादा करनी है, छप्पर फाड़ किस्म की सेल्स करनी है, तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है प्रोसेस में। और इस तरह इसको बाकायदा कि कैसे आपने मार्केट में एक घेराव कर देना है कंपैटिटर का अपनी प्रोडक्ट्स के ज़रिए, और कैसे छा जाना है मार्केट में, तो ये सारे को एग्जैक्टली यूज़ किया जाता है और इसको फ्लेक्सिबल रखा जाता है नई प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, जो है रिसोर्स कमिटमेंट। अब रिसोर्सेज का साथ साथ होना इंतहाई ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे उन रिसोर्सेज को लेकर आगे चलती है। तो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर, कि टॉप मैनेजमेंट ये वादा करे कि वो रिसोर्स देगी और दे भी। उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट इतना हो कि जो नई प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच कर सके, उससे कम ज़्यादा ना हो। और तीसरी चीज़, जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिनको चैम्पियन बनाया गया है इस चीज़ का, उनको दूसरी ड्यूटीज़ में ना फंसाया जाए। तो नई प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी जो होती है वो अमूमन एग्रेसिव उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एग्रेसिव गोल्स रखे जाते हैं, और उनकी बुनियाद कॉर्पोरेट गोल्स पर रखी जाती है, और वो तमाम एम्प्लॉयज़ को बता दिए जाते हैं कि हमारा गोल ये है कि हमने जाते ही इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देना है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनानी है और छा जाना, और इसका कम्युनिकेट भी किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। और कंपेटिटर के रिएक्शंस को भी जो है वो नज़र में रखा जाता है। तो नई प्रोडक्ट जो है वो कंपेटिटर को ज़ाहिर है ख़तरा देती है मार्केट में, और मार्केट हो सकता है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हो, तो दोनों सूरतों में कंपेटिटर के रिएक्शन को खास तौर पर तवज्जो में रखा जाता है।
ओके, अब हम देखते हैं कि लीड यूज़र मेथड क्या है। लीड यूज़र मेथड से मुराद ये है कि कैसे हम क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं जो कि चार चार पाँच छः मैनेजर्स पर मुश्तमिल होती है। मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, और उन सब में से एक प्रोजेक्ट लीडर बना दिया जाता है, और वो सब मिलकर हर हफ्ते में कुछ 1 से 2 दिन इन टोटल मिलाकर उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दिन 6 घंटे काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में या 7 घंटे, तो आप 12-15 घंटे काम कर सकते हैं। 2 दिन आप उसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट 2 दिन ना करें। आप 3 दिन का हाफ डे कर लें या 4 दिन का हाफ डे कर लें, तो इस तरह से उस पर काम किया जाता है। तो जो लीड यूज़र मेथड है, इसमें सबसे पहले बुनियाद रखी जाती है, फिर देखा जाता है कि ट्रेंड्स क्या हैं, उनको डिटरमिन करना है। फिर लीड यूज़र्स, कौन कौन से यूज़र्स हमारे लीड यूज़र्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद प्रोडक्ट आइडियाज़ बनाने हैं, और फिर उसके बाद ब्रेक थ्रू, यानी कि वो प्रोडक्ट दे देनी है। अच्छा, अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एफर्ट्स जो हैं, इसमें 3 रुकावटें अमूमन स्टूडेंट्स आ सकती हैं। जो पहली रुकावट है स्टूडेंट्स, वो है टफ बैरियर्स के अमूमन जो डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उनके बीच ही आपस में जंग छिड़ जाती है कि कौन इस पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेगा, कौन ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा, किसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, तो आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है, और ये होता है, ये होना ही है। दूसरा है इंटरप्रेटिव बैरियर्स, जिसमें हर डिपार्टमेंट के अपने जजमेंट्स होते हैं, उनके एक आइडियाज़ होते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो इसलिए इनोवेशन के बारे में नज़रिया भी अलग हो जाता है। मार्केटिंग वाले इनोवेशन को और तरीके से देख रहे हैं, जबकि टेक्निकल साइड वाले और तरीके से देख रहे हैं। और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, जिसमें अपनी लैंग्वेज होती है हर डिपार्टमेंट की, और वो दूसरे डिपार्टमेंट की लैंग्वेज से बाज़ औक़ात कंपैटिबल नहीं होती। ओके, अब हम देखते हैं जी कि जो क्वालिटी फंक्शन है उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है। क्वालिटी फंक्शन की डिप्लॉयमेंट ऐसे की जाती है कि जो हमारे कस्टमर कौन कौन सी चीज़ों को अहमियत देता है, अ, और प्रोडक्ट के डिज़ाइन की कौन कौन सी चीज़ों को कस्टमर अहमियत दे रहा है, तो हम इसको ख़ास तौर पर फोकस में लेकर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। हम देखते हैं कि 4 स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो नई प्रोडक्ट के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है कि प्रोडक्ट एडवांटेज, कि कस्टमर ये फील करे कि जो उसने पैसा दिया है उसे उतना फ़ायदा भी मिला है, और कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशो के लिहाज से वो बेनिफिट में रहा है कंपैटिटर की चीज़ खरीदने के मामले मुकाबले में। उसने कंपैटिटर की चीज़ छोड़ी और हमारी खरीदी, तो उसे ये फील होना चाहिए कि उसे फ़ायदा भी उसका हुआ है। सेकेंडली स्टूडेंट्स है हमारे पास कि मार्केट स्ट्रेटजी कैसे है। ये बेसिकली बताती है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताती है कि कंपनी की मार्केटिंग जो है उसका क्या ताल्लुक है नीड से, कि प्रोडक्ट क्या चाहता था, कंपनी की मार्केटिंग ने क्या किया, कि आपस में कोई ताल्लुक बना या नहीं बना, ये मार्केटिंग उस मामले में कामयाब नहीं हुई। तीसरा है टेक्निकल साइनर्जी, जिसमें हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट और फर्म के R&D का जो रिसोर्स है और कॉम्पिटेंसी है, उसका जो है आपस में कोई ताल्लुक बन रहा है या नहीं बन रहा है, यानी कंपनी क्या चाहती है और उसकी R&D भी वो कर सकती है या नहीं कर सकती, तो इसे टेक्निकल साइनर्जी कहेंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल ओरिएंटेशन क्या है, कि जो प्रोडक्ट्स हमने डिज़ाइन की हैं और वो दुनिया में कहीं बाहर एक्सपोर्ट मार्केट में कहीं जा सकती हैं या नहीं जा सकती। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि नई प्रोडक्ट की सक्सेस को डिटरमिन करेंगी। जी स्टूडेंट्स, हमारी शॉर्ट सी डिस्कशन थी कि हम इंडस्ट्रियल मार्केट्स में कैसे नई प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे हम इनोवेट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।